हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पजल की एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी। तो ये उसका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है? तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सिंपली आपको अपने टेलीग्राम में सर्च करना है @प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफिशियल। वो सीधा मेरा चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं सारी लिंक्स, पीडीएफ और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है डालता रहता हूँ। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम पजल्स। पजल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप की होती है, कैसे हम उसको टैकल करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में कितने तरीके के रिलेशन होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ब्लड रिलेशन को बनाया जाता है। ठीक है? तो पहले पजल को देख लेते हैं। तो हम पजल की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है सीक्वेंशियल पजल। सीक्वेंशियल पजल क्या होती है? सीक्वेंशियल पजल एक टाइप की पजल होती है जिसमें चीजें सीक्वेंस में ऑलरेडी दी होती हैं। फॉर एग्जांपल डेज की बात कर लें हम, फॉर एग्जांपल मंथ की बात कर लें, ईयर की बात कर लें, सारी चीजें सीक्वेंस में होती हैं। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन। अब ये चीज मुझे बताइए कि क्या ये चीज बदलेगी? नहीं बदलेगी ना। अगर बोल दिया कि मंडे से संडे तक लोग ऑफिस जाते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो क्या चीज़ बदल जाएगी कि संडे मतलब वेडनेसडे पहले आ जाएगा ट्यूसडे का? नहीं आएगा ना। ये सीक्वेंस में चलेंगी ना। ये सारी चीज़ें सेम सीक्वेंस में होती हैं। इसी तरीके की पजल आती है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये होती है सीक्वेंशियल पजल। ये सारी ऐसी ही पजलें आती हैं, 3-4 टाइप की होती हैं। मतलब इसके अंदर 3-4 टाइप के होते हैं पजल। वो सारे मैं आपको जब क्लासेस शुरू करूँगा, तो उसमें सारी चीज़ें आपको एक-एक करके मैं बताऊँगा, ठीक है? चलो, आगे देखते हैं क्लासिफाइड पजल। क्लासिफाइड पजल एक ऐसी टाइप की पजल होती है जिसमें हमें पता होता है कि पर्टिकुलर इंसान को क्या पसंद है, ठीक है? और किस कंपनी में काम करता है, किस कलर की गाड़ी पसंद है या कौन-सी गाड़ी पसंद है, या किस कंपनी का लैपटॉप पसंद है, ऐसे करके, या कौन-सा कलर पसंद है या कौन-सी सब्ज़ी पसंद है, सारी चीज़ें हमें बता कर। जैसे मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको मैं कि जैसे ए, बी, सी और डी, ये 4 लोग हैं, ठीक है? इसमें कहता है कि इनको पसंद है डब्ल्यू कार, इनको पसंद है एक्स कार, इनको पसंद है वाई कार, इनको पसंद है ज़ेड कार, ठीक है? अब कह देगा कि इनको पसंद है ब्लू कलर की कार, ठीक है? इनको ब्लू कलर की कार पसंद है, इनको पसंद है रेड कलर की कार, इनको कह देगा ब्लैक कलर की कार पसंद है, इनको कह देगा ग्रीन कलर की कार पसंद है। तो आप देखो कि ये क्लासिफिकेशन नहीं हो गया। देखो, एकदम क्लासिफाई करके दे दिया कि इनको एक पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, एक पर्टिकुलर चीज़ की कलर कलर पसंद है, एक पर्टिकुलर कार, ये क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये चीज़ें इनको पसंद है। तो क्लासिफाइड जो पज़ल होती है वो ऐसी ही पज़ल होती है और ये बहुत ज़्यादा मतलब टाइप की नहीं होती। बस यही पूछ लेगा, उसमें वेरिएबल्स आपको देता रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा था ना डी, तो एक ये हो गया वेरिएबल, एक ये हो गया वेरिएबल, एक ये हो गया वेरिएबल, 3 वेरिएबल की पज़ल इसमें आ गई। तो ऐसे करते हुए इसमें कई सारी वेरिएबल बढ़ा देगा जब आपको उसको टफ करना होगा एग्ज़ामिनर को, पज़ल को। बस इसमें इसी तरीके होता है, ठीक है? आगे आते हैं बॉक्स पज़ल। बॉक्स पज़ल में क्या होता है, उसमें कह देगा कि 7-8 बॉक्स दिए हुए हैं, वो उनको आपको अरेंज करना होता है, वो उनमें बता देगा कि कैसे-कैसे रखें। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सिंपली 7-8 वो बनाने होते हैं, रैक्स टाइप का। तो आपकी 6-7, मान लो 7 बनाता हूँ मैं, ठीक है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसके थ्रू मुझे ना अरेंज करना है बॉक्स को। कौन-सा बॉक्स किसके ऊपर है, कौन-सा बॉक्स किसके नीचे है। इसी में एक काम कर देगा। जैसे मान लीजिए कि कहते हैं बॉक्स है बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। अब इसमें कह देगा ना कि इसको पर्टिकुलर, ये बॉक्स पर्टिकुलर रेड कलर का है, ये बॉक्स ब्लू कलर का है। तो इसमें ना बॉक्स पजल के साथ क्या कर दिया है, ये कौन सा टाइप है, ये है वो क्लासिफिकेशन। बॉक्स और क्लासिफिकेशन वाली पजल एक साथ मिला दी। तो जब एग्जामिनर को टफ करना होता है ना चीजें, तो वो कर देता है ऐसा। और ये सब पजल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्जाम में आई हुई हैं। अभी मैं एसबीआई का पेपर दिया था, उसमें भी ये पजल आई हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पजलें, ठीक है? उसके बाद आते हैं फ्लोर बेस्ड बजट। फ्लोर बेस्ड में क्या होता है, इसमें बता देगा आपको कि एक बिल्डिंग है, उसमें 8 फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 होता है, तो नंबर 1 कर दिया। कभी-कभी कह देगा ग्राउंड फ्लोर 0 है, उसके बाद आपका 1, 2, 3 होता है ना, ऐसे तो आपको 7 ही फ्लोर बनाने होंगे टोटल। ये बात का ध्यान रखिए। मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊँगा तो सारी चीज़ें बताऊँगा इसकी। तो मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, ठीक है? अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, मान लेते हैं 5 फ्लोर उसमें, ठीक है? तो बता देगा कि ऐसे फ्लोर बने हुए हैं, इसमें कुछ लोग रहते हैं।
तो आपको क्या करना होता है, वो सेट करना होता है कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे, ये सारी चीज़ें बता रखा है। और इसमें एक चीज़ और करता है, कई बार ऐसा करेगा कि ये जैसे 4 फ्लोर दे दिया, उसमें बता देगा कि फ्लैट भी है, 2 फ्लैट हैं, ठीक है? 2 फ्लैट दे दिया उसको, कि फ्लैट 1, फ्लैट 2। अच्छा, उसमें क्या करेगा कि आपको बताएगा कि फ्लैट 1 के किधर साइड है फ्लैट 2, मतलब आपके लेफ्ट में है या राइट में है। तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि लेफ्ट या राइट, वो बोलेगा ईस्ट या वेस्ट, है ना? आप ईस्ट वेस्ट कैसे पता करते हो? ईस्ट वेस्ट का एक बहुत सिंपल तरीका है, आप ऐसे प्लस बना के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये एकदम मतलब हर जगह यही माना जाता है, ठीक है? यही इसका मानना है। तो अगर मान लो फ्लैट 1 के ईस्ट में है फ्लैट 2, तो कुछ ऐसा लिखेंगे। अगर मान लेते कह देता है कि फ्लैट 1 के वेस्ट में है, तो फ्लैट 1 यहाँ होगा, फ्लैट 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है? ऐसा करते हुए ये हमारी फ्लोर बेस्ड पज़ल बना जाती है। उसके बाद आता है टैबुलर पज़ल। टैबुलर पज़ल में आपको क्या करना होता है, बहुत मतलब जैसे वो टैबुलर पज़ल में 2-3 पज़लों का मिक्स एक पज़ल बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जैसे एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको टैबुलर पज़ल में क्या करेगा ना कि जैसे मान लीजिए कि कह देगा 3 सिटी हैं। मान लेते हैं HYD मतलब हैदराबाद, LKO मतलब लखनऊ और चेन्नई, मान लेते हैं ये 3 सिटी दे दी। अब कहेगा इसमें कुछ लोग रहते हैं, मान लीजिए कहता है 8 लोग रहते हैं। 8 लोग के लिए, और ये भी बता देगा कि भाई एक सिटी में 3 लोग से ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, किसी 2 सिटी में 3 लोग रहने वाले हैं और किसी में 1 में 2 लोग रहने वाले हैं। ऐसा बता दिया, ठीक है? अब क्या कहेगा कि मान लो कि जैसे A, B, C, D, E, F, G और H ये 3 लोग रह रहे हैं। अब बोल देगा कि ये पर्टिकुलर लैपटॉप रखते हैं या पर्टिकुलर कार रखते हैं। पहले कह देगा ये होंडा की कार रखते हैं, ये हुंडई की कार रखते हैं, तो ऐसे बता देगा। तो ये होगी बॉक्स, मतलब टेबुलर टेबल बनानी पड़ता है आपको पूरी प्रॉपर तरीके से। ये टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है? तो कुछ ऐसी पज़लें होती हैं, इसमें पज़ल सिर्फ़ इतने टाइप की आती है एग्ज़ाम में। इससे ज़्यादा पज़ल आती नहीं है, मैंने नहीं देखी है। अगर होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, बता दूँगा एक नए वीडियो पे, तो या जब क्लासेस करेंगे उस टाइम हम बता देंगे इस चीज़ को, ठीक है? तो पज़ल्स तो इतनी होती हैं, आगे चलते हैं। देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, कि सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप की होती है। तो ये भी होती है 6-7 टाइप की। तो पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर आता है, सबसे पहला नंबर आता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होती है? एक सिंपल सा एक टेबल बैठा देगा। मान लो ये टेबल है, ठीक है? एक चेयर करेगा कि एक सीधी चेयर है, एक लाइन पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? अब ये बोलेगा, कई बार ऐसा बोल देगा कि सारे ऊपर देख रहे हैं, मतलब नॉर्थ साइड में दिख रहे हैं, या बोल देगा सारे साउथ साइड में दिख रहे हैं। आपको उस हिसाब से बनानी होगी। लेकिन कई बार ऐसा कहेगा कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, मान लीजिए ये नॉर्थ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है, फिर ये नॉर्थ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है। तो ऐसे बता देगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि नॉर्थ या साउथ, तो आपको उस हिसाब से पज़ल को बनानी होती है, ठीक है? ये मतलब ठीक-ठाक लेवल की पज़ल आती है इसमें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, लेकिन हाँ, अच्छी आती है, अच्छे लेवल पे। उसके बाद आता है सर्कुलर बेस्ड। सर्कुलर बेस्ड का एक टेबल है सर्कुलर, उसपे कुछ लोग बैठे हुए हैं, डिनर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी बोल देगा। जनरली क्या होता है 8 लोग, 7 लोग, इससे कम मतलब नहीं आता या इससे ज़्यादा ही आ जाएगा। 7 लोग, 8 लोग जनरल आता है, ठीक है? इसमें भी सेम चीज़ है, कह देगा सब लोग बाहर देख रहे हैं एक बार, कह देगा सब लोग अंदर देख रहे हैं एक बार, ठीक है? आपको उसी हिसाब से बनानी होगी, या कह देगा कि कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं। तो आपको उसी हिसाब से चीज़ों को बनाना होगा, मैनेज करना होगा, मेंटेन करना होगा, ठीक है? चलो, आगे देखते हैं। ये तो हो गई आपकी सर्कुलर, ठीक है? उसके बाद आती है आपकी स्क्वायर पज़ल। स्क्वायर पज़ल क्या होती है? एक कह देगा स्क्वायर बॉक्स है, ऐसे, और उस पर ना कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। साइड पे, और कुछ लोग बैठे हुए हैं मतलब चारों कॉर्नर पे। एक तो ये बताता है। दूसरा क्या कहता है कि ऐसे स्क्वायर है और इसपे कह देगा कि सारे के सारे साइड पे बैठे हुए हैं। 8 लोग हैं, आठों साइड पे बैठे हुए हैं। आपको उसी हिसाब से पज़ल को अप्रोच करनी होती है, और वही सेम चीज़। कुछ लोग कई एक बार कहेगा सब अंदर, एक बार कहेगा सब बाहर, मतलब सब बाहर, सब अंदर, और एक बार कहेगा कुछ बाहर और कुछ अंदर, ठीक? ये सारी चीज़ दोनों में ये रहता है पज़ल में ऐसे। जब पज़ल को टफ करना होता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका स्क्वायर बेस पज़ल। अब आते हैं रेक्टेंगुलर पज़ल पे। रेक्टेंगुलर पज़ल पे कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल बना दिया जाएगा, इसमें कहा जाएगा कि 3 लोग साइड पे बैठे हैं और 1 लोग छोटी वाली साइड पे बैठे हैं, 3 लोग बड़ी साइड पे, और जब थोड़ा और बड़ा बनाना होगा तो कहेगा सब एक-एक कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। ऐसे कर देगा, फिर बोल देगा कुछ अंदर, कुछ बाहर, और कुछ अंदर-बाहर सब बोल देगा कि पज़ल जितनी टफ बन जाए, लेवल के हिसाब से एग्ज़ाम के ना। उसके बाद आता है पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट। पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट होती है कुछ ऐसी। एक पैरेलल लाइन रहेगी, फिर 1, 2, 3, 4, ये 5, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि पज़ल कैसी है। ये कह देगा सारे के सारे, ये बताएगा आपको, कोई ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर वाले साउथ ही देखें। कई बार ऐसा होगा आमने-सामने ये ऊपर देख रहा होगा और ये भी ऊपर ही देख रहा होगा ना, एक रो में बैठ जाएँगे। लेकिन अधूरा है कि फेस एक-दूसरे को पज़ल में आपके बोलेगा, एक-दूसरे को फेस करते हैं। अब ऐसा अगर बनता है, तो कुछ ऐसा इनका बनेगा, जैसे मान लो नीचे अगर कोई बैठा हुआ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट राइट तो हमारे जैसा ही होगा, जैसे हम हमारा राइट है। मान लो ये हमारा राइट है,
ये लेफ्ट है भाई, ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो ऊपर बैठेगा उसका बदल जाएगा ना, हाँ उसका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। कुछ ऐसा बना के ऑलरेडी रखना होगा ताकि हम इसको सही से अच्छे से टैकल कर सकें। ठीक है, इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जब हम पजल सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, चलो ये हो गया आपका कौन सा पैरेलल। ठीक, एक सेकंड और कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं और कौन सा हमारे पास है। हमारे पास है इसके बाद ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में सिंपल सा होता है, एक ट्रायंगल ऐसे बनी होती है, फिर क्या करना होता है कि बोल देगा एक-एक लोग साइड पे हैं, एक-एक लोग कॉर्नर पे हैं, बस। अंदर-बाहर वाला सीन वही बताया था कि अंदर है, बाहर है, कुछ अंदर देख रहे हैं, कोई बाहर देख रहे हैं। एक आती है आपकी पेंटागन। पेंटागन कुछ ऐसी बनती है, ऐसे करते हुए ऐसे बना देंगे, उस पर कह देंगे कि कुछ लोग साइड पे बैठे हैं और कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और अंदर-बाहर देख रहे हैं, तो आपको पज़ल बनानी होती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि आ जाती है, नहीं तो आती नहीं है ये जनरली। आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगी, एग्ज़ाम में भी मैंने नहीं देखा अभी तक पेंटागन टाइप। तो ये हो गई आपकी सिटिंग अरेंजमेंट की सारी चीज़ें। सिटिंग अरेंजमेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और हाँ, 2-3 सिटिंग अरेंजमेंट और आती है। एक होती है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। जगह-जगह एक लाइन है, इस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, नहीं बताया कितने लोग हैं। आपको वो पज़ल के थ्रू पता लगानी है कितने लोग बैठे हैं। ऐसे करेगा कि एक सर्कुलर टेबल है, इस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको पता लगानी है कितने लोग बैठे हैं। देन मान लीजिए ऐसे, ऐसे, ऐसे रैंडम नंबर ऑफ पर्सन्स, रैंडम नंबर ऑफ पर्सन बता रहे हो। जितने भी लोग हैं रैंडम नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है? आपको पता लगानी होती है पज़ल्स के थ्रू की कितनी है, ठीक है? पढ़ के कंडीशन पढ़ के, ठीक? तो ये 2 एक्स्ट्रा टाइप होता है। अब चलते हैं ब्लड रिलेशन की ओर। तो ब्लड रिलेशन में मैं सारी जितनी भी पॉसिबल रिलेशंस हो सकती सारी बना के लाया हूँ। इसको मैं एक-एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला इसमें जो एक जनरेशन के हिसाब से देखें तो ग्रैंडफ़ादर और ग्रैंडमदर सबसे ऊपर होती हैं। उसके बाद मदर, फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, नेफ्यू, नीस, अंकल, आंट, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सारे रिलेशन होते हैं इसमें। मैं आपको एक-एक करके हिंदी में भी समझाऊँगा, सिखाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या इनके मतलब रिलेशन में हिंदी में क्या कहते हैं इनको। और एक होता है अलग से सिबलिंग और कज़िन। तो सिबलिंग और कज़िन से शुरू करते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सिबलिंग होते हैं हमारे कौन? सगे भाई, सगे भाई या ठीक है? सगे भाई या बहन होते हैं सिबलिंग, और ये होते हैं चचेरे, ठीक है? ये चचेरे भाई-बहन होते हैं, ठीक है? और आपका ग्रैंडफ़ादर आप जानते हो बाबा, ठीक है? बाबा या फिर नाना कह सकते हो। मैटरनल ग्रैंडफ़ादर, सेम इज़ द दादी या फिर दादी होती हैं या नानी होती हैं, ठीक है? सेम चीज़ में होता है। अच्छा, मदर तो माँ होती है, मदर इन लॉ क्या होती है? सास होती है, ठीक है? मतलब जिससे शादी हुई होती है उसकी माँ, सिंपल शब्दों में। फादर पिताजी होते हैं और फादर इन लॉ क्या होते हैं? ससुर होते हैं, जिससे शादी हुई होती है उसके पापा, ठीक है? सिस्टर बहन होती है, सिस्टर इन लॉ 2 होती हैं। सिस्टर इन लॉ पहली होती है साली, साली, ठीक है? दूसरी होती है भाभी, भाभी, ठीक है? ये सिस्टर इन लॉ होती हैं। ब्रदर इन लॉ क्या होते हैं? ब्रदर इन लॉ होते हैं, एक पहला होता है साला, ठीक है? दूसरा होता है जीजा, ठीक है? ये दोनों होते हैं हमारे ब्रदर इन लॉ। नेफ्यू मतलब होता है भांजा या भतीजा, दोनों कहेंगे, ठीक है? और नीस मतलब होता है भांजी, भांजी या भतीजी, भतीजी, ठीक है? राइटिंग थोड़ी गंदी देख लेना, मैनेज कर लेना। अंकल होते हैं चाचा और मामा, ये दोनों अंकल हो जाएँगे। आंटी होती हैं चाची और मामी, ठीक है? चाची और मामी आंटी हो जाएँगी, अंकल जी हो जाएँगे, और सन इन लॉ मतलब होता है आपका दामाद, मतलब आप का नहीं इस पर्टिकुलर उस केस में, और डॉटर इन लॉ होती है बहू, ठीक है? ये होते हैं सारे रिलेशन, ठीक। तो ये सारे रिलेशन आपको देखने हैं और कैसे इन रिलेशन को हम इंटरलिंक करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है इसमें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है? ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया, कैसे हमें करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। अब आज के डेट में बात करूँ तो आज शाम को 7:23 में, ठीक है? इसकी पहली वीडियो आ जाएगी, जिसमें मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, एक जिसमें पज़ल्स में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए सीक्वेंशियल पज़ल, एक छोटा-सा बहुत सिंपल सा पज़ल लाऊँगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊँगा कंडीशन कैसे लिखते हैं। उसके बाद कैसे हम अप्रोच करते हैं पज़ल्स में जब जाते टाइम, कि कैसे अप्रोच करें पज़ल को, कैसे कंडीशन को आपस में मर्ज करके एक पर्टिकुलर पज़ल बनाएँ, ठीक है? कोशिश करेंगे बनाने की। एक सीक्वेंशियल और एक लीनियर पज़ल लाऊँगा, सिटिंग अरेंजमेंट, एक सिटिंग अरेंजमेंट लाऊँगा, एक पज़ल लाऊँगा लीनियर। और ब्लड रिलेशन अभी नहीं शुरू करेंगे, थोड़ा टाइम लेकर शुरू करेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन में ना समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें।
पहले मैं बेसिक ब्लड रिलेशन को छोटे-छोटे ले आऊँगा आपके लिए, उसके बाद धीरे-धीरे करके हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। बाकी उसके बाद धीरे-धीरे हम सारी चीज़ें ऐड करते रहेंगे उसमें, ऐसा नहीं कि मैं कोई टॉपिक आपका छोड़ दूँगा। सारे टॉपिक कराऊँगा, इनइक्वालिटी कराऊँगा, सिलॉक्स कराऊँगा, उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है वो कराऊँगा और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ डायरेक्शन सेंस सारी चीज़ें जितनी होंगी सब कराऊँगा। लेकिन ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना बहुत बड़ा चंक आप मान के चलो आप यकीन नहीं करोगे अब प्रीलिम्स में 22 प्लस नंबर की खाली पज़ल आती है। कितने नंबर का पेपर होता है? 35 सोच के देखो आप 22 नंबर की तो खाली पज़ल आती है और ये पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट प्लस ठीक है? पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर लें और मिसलेनियस आपकी 17 18 मतलब 8 7 13 नंबर मान के चलो कि मिसलेनियस आती है और इस मिसलेनियस में अब सिलॉक्स और इनइक्वालिटी को मिला के मैक्सिमम 4 से 5 से ज़्यादा नहीं आता। ठीक है? 1 लीनियर आ जाते हैं और कई बार अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 नंबर की आ जाएगी। समझ में आया? तो कुछ चीज़ें हैं डायरेक्शन भी आ जाती है, 1 से 2 नंबर की डायरेक्शन आती है, 1 से 2 नंबर की ब्लड रिलेशन आती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें ऐसे आती हैं। तो अब ये मेरा काम है कि मैं कैसे आपको पढ़ाऊँ। सबसे पहले मैं आपको उस टॉपिक पे मजबूत कर दूँगा ना, जिसमें आपका लॉजिकल चीज़ें होती हैं, दिमाग आपको दिमाग लगाना होता है। तो पज़ल्स की चीज़ है जिसमें आपको दिमाग लगाना होता है और ये मान के चलो आपने अगर एग्ज़ाम में 3 पज़ल बना ली ना, 15 नंबर वहाँ से निकाल लिए और उसके बाद अगर ब्लड रिलेशन आ गया, मान लो डायरेक्शन आ जाता है, मान लो 2 नंबर का डायरेक्शन आ गया, 2 नंबर का ब्लड रिलेशन आ गया, प्लस 2 नंबर का लॉग्स आ गया और 3 नंबर की कोडिंग डिकोडिंग आ गई, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 15 में कितना होता है? 24 नंबर आप आराम से रीज़निंग में मार्क लाओगे और 24 नंबर की गारंटी मान के चलो अगर नॉर्मलाइज़ेशन हो गया, तो ये 26 प्लस है। समझ में आया? तो टेंशन फ्री हो जाओ कि ये जो आप करने जा रहे हो ना, अगर ये सही से फ़ॉलो कर लिया आपने मुझे, तो मैं गारंटी दिला रहा हूँ कि 25 प्लस मैं पूरा नहीं कहूँगा, कहने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स है यार, प्रीलिम्स में ना तुम्हें 100 मतलब 35 मारने नहीं है, इतना करो ही मत, बेवकूफ़ी मत करना ये, ठीक है? क्योंकि भई नंबर जुड़ता नहीं मेंस में उसका, मेंस के लिए प्रिपरेशन करो अच्छे से। तो प्रीलिम्स में खाली आप 25 प्लस ले आओ, क्लियर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम क्योंकि देखो, मैं एक प्लान बना के चलता हूँ कि 25 प्लस रीज़निंग में 20 प्लस मैथ क्वांट में और 15 प्लस इसमें इंग्लिश में अगर है तो आप प्रीलिम निकाल चुके हो। क्योंकि देख लो 20-20 40 10-50 और 10-60 ये लगभग सारे एग्ज़ाम निकल जाएगा। चाहे एसबीआई की हो, चाहे बीपीएस की हो, चाहे आरआरबी की हो। ये तीनों में अगर इतना इतना अगर नंबर है तो आप प्रीलिम निकाल सकते हो। ठीक है? और इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। ठीक? प्रीलिम निकालो, मेंस पे जाओ। मेरा मेन टारगेट है कि आप पहले अटेम्प्ट में अपना मेंस दे लो। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम निकाल लो, मेंस पे पहुँच जाओ। क्योंकि मेंस में जब पहुँच जाओगे ना तब पता चलेगा मेंस का लेवल क्या होता है, मेंस कैसे आती है। क्योंकि मेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जुड़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो रीज़निंग और मैथ्स में इंग्लिश तो रहती रहती है। उसके बाद जीए एक सेक्शन होता है, बहुत खतरनाक ये आ जाता है। इसमें भाई बहुत पुराने लेवल के एक बहुत पुराने लेवल के मतलब क्वेश्चन्स आते हैं और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपका आता है डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव आ जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए मैं वोकैब डेली कराता हूँ। नहीं पता तो आप जाके मेरा चैनल देख सकते हो वोकैब का। ये सुबह लगभग साढ़े 9 बजे के आस-पास ये वीडियो आ जाता है, डेली आता है, ठीक है? इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव के अलावा आपको कंप्यूटर आ जाता है इसमें, ठीक है? ये सारी चीज़ें और मैथ्स, कॉमर्स का बहुत तगड़ा लेवल आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब एक बार मेन में आप बैठ जाओगे ना पहली बार में ही, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का पेपर आ रहा है। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी फिर, ठीक? तो इसीलिए मेरा मेन एम है आपका पहले प्रीलिम निकलवाना। तो मेरे साथ जुड़ो, 6-7 महीने की बात है। अब अगला पेपर जो मुझे लगता है जुलाई में होगा, आरआरबी। मेरे साथ अगर 6 महीने जुड़ गए ना, तो वादा करता हूँ, पहले अटेम्प्ट में आरआरबी तो निकाल दूँगा। पक्का, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अभी जो शाम का वीडियो होगा 7:23 पे आएगा, ठीक है? उसमें आपको मैं पहला क्लास कर दूँगा उसमें, ठीक है? तो थैंक यू सो मच अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए, मिलते हैं वीडियो में, ठीक है? नेक्स्ट बार। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।